अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और आप सबको आज जुमा मुबारक भी। मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि बहुत से वायरल्स फैल रहे हैं। फ्लू भी बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। ज़ाहिर है कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है अचानक से, फिर कुछ लोग अभी एसी पर चल रहे हैं, कुछ लोग पंखों पर चल रहे हैं, तो गर्म सर्द हो जाता है मौसम, तो इस वजह से आपकी सेहत इफेक्ट होती है। जैसे मेरी भी है, हसनैन भी आज नहीं है, उनकी भी है, तो इस वजह से आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज जुमा मुबारक भी है और जुम्मे वाले दिन आपको पता है कि नेकियों का दिन होता है, मुआफ़ करने का दिन होता है, तो छोटी सी नेकी कर लें, क्या पता वो आपके काम आ जाए और बहुत बड़ी बन जाए। तो जैसे कि हम आगाज़ करते हैं अपनी सोशल स्टोरीज से, और ट्रेंडिंग सोशल स्टोरीज होती हैं, और सबसे पहले आपको खबर देते हैं जो अभी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इसराइल की शिरकत पर इवेंट के बायकॉट की धमकी दे दी है। और गैर मुल्की मीडिया ये बता रहा है कि स्पेन की हुकूमत ने इसराइल के 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की सूरत में इवेंट से दस्तबरदार होने का इंदिया भी दे दिया है। और यूरोपीय चैंपियन स्पेन, जैसे आप ये कहें कि जिसे अगले साल फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के मजबूत उम्मीदवारों में शुमार किया जा रहा है, उसने ये धमकी दे दी है कि अगर इसराइल की गजा में जारियत के खिलाफ एक बड़े सियासी एहतजाज हुआ और उसके तौर पर उन्होंने ये धमकी दी कि अगर इसराइल शामिल होगा तो फिर हम बायकॉट कर देंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इंतबाह स्पेन की हुक्मरान सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी PSOE के रहनुमाओं की तरफ से जारी किया गया और स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने इस मुतालबे में पेश हैं और बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को आलमी खेलों में शामिल ना किया जाए। और उन्होंने इस मामले का मुवाजना रूस से भी किया है, जिस पर यूक्रेन पर हमले के बाद फीफा और यूएफा ने पाबंदी लगा दी थी। और सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के नुमाइंदे पैट्सी लोपेज ने इस मौक़िफ़ की हिमायत भी की है और कहा है कि खेलों की तंजीमों को इसराइल को अलग करना चाहिए और अगर कोई कदम ना उठाया गया तो स्पेन ने दस्तबरदार होने के इम्कान पर गौर कर लिया है और हम दस्तबरदार हो जाएंगे। आपको ये भी याद हो कि कुछ दिनों पहले स्पेन ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए इसराइल पर हथियारों की फराहमी समेत मुख्तलिफ पाबंदियों का भी ऐलान किया था। अब ये इसके ऊपर मुशावरत भी हो रही है, गौर खोज जारी है क्योंकि ये फाइनल फैसला नहीं है। अब इसमें बहुत सारे सवालात भी उठते हैं, आया कि ये क्या एक आप ये कहें कि एक सियासी स्टंट है या फिर आप ये कह लें कि ये हकीकत पर मबनी भी है, क्योंकि इससे पहले एक UN की भी रिपोर्ट आई थी। वहाँ की एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके मुताबिक बहुत से जेनोसाइड जिस तरह से हो रहा है गजा में, फ़लस्तीन में, तो इल्ज़ामात लगाए गए थे। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इसराइल की शिरकत के ऊपर पाबंदी लगा रही हैं खेलों के मैदान में कि इसराइल को शुमार नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है अगर स्पेन शामिल नहीं होगा तो फिर फीफा हो गया, फिर कुछ आप ये कहें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं टूर्नामेंट के भी, उस पर क्या असरात होंगे, उसकी साख किस तरह से मुतासिर होगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मज़ीद इसमें जो भी पेशरफ्त होगी आपके साथ शेयर करेंगे टाइम टू टाइम। आगे चलते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त करोड़ों डॉलर्स की सरमायाकारी में मुख्तलिफ सरकारी इदारे रुकावट बन गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ मैं अभी जो स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी इस रिलेटेड नहीं, आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगी कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर रुकावटें पैदा की जा रही हैं, क्योंकि वजारत IT एंड टेलीकॉम मामलात को हल करवाने में इस वक्त हमें बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट का इजरा एक ख्वाब बनता जा रहा है और मुल्क में सैटेलाइट इंटरनेट का इजरा रिवायती तातुल का शिकार भी हमें नजर आ रहा है। हालांकि अगर आलमी कंपनियों की बात की जाए तो आलमी कंपनियों की आमद से पाकिस्तान में तेज़ इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन होगी, ऐसा पहले भी बात होती रही है, कहा भी जाता रहा है। कंपनीज आई भी हैं, बैरून मुल्क से सरमायाकार आए भी हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों की रजिस्ट्रेशन पर ताख़ीर के हवाले से इस वक्त कोई भी जवाब नहीं दे रही हैं, वो जवाब देने से गुरेज़ा हैं। और पाकिस्तान में 5 आलमी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियाँ काम के लिए तैयार हैं बिल्कुल, और 5 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड की सुस्त रवि से आप ये कहें कि अभी तक तातुल का शिकार हैं, ताख़ीर का शिकार हैं। और सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों में वन वेब शामिल है, फिर आप ये कह लें अमेज़ॉन भी है, स्पेस सेल भी है, स्टार लिंक भी है, इसके साथ साथ टेलीसेट भी शामिल है। लेकिन इस वक्त जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ताहाल हतमी शक्ल नहीं दे सके। ताहाल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मंजूर ना होने से वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन पर अब सवालात भी उठने लगे हैं।
और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा रवां साल नवंबर दिसंबर में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज शुरू करने का दावा भी कर चुकी हैं। कल भी इस रिलेटेड हम बात कर रहे थे, 5G पर हमने सेगमेंट्स किया था कि बहुत सी US बेस्ड फर्म भी हायर की थी, लेकिन उसमें भी अभी काफ़ी टाइमलाइन में चेंजेस होंगी क्योंकि हर्डल्स काफ़ी हैं। लेकिन मसला ये है कि जब भी कोई सरमायाकार पाकिस्तान में आता है किसी भी हवाले से, ये तो सिर्फ एक IT सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। आपको पता है कि वो इजाज़तनामे, लंबी लंबी नोट शीट्स चलती हैं, सबसे इजाज़त लेनी होती है, फिर टैक्स का निज़ाम अलग एक ऑब्स्टेकल है, एक अलग मसला है। फिर उसके बाद आपको पता है कि जब इस तरह की सरमायाकारी शुरू होती है तो फिर करप्शन और बदउनवानी के केसेस भी सामने आने लग जाते हैं, फिर हमारी पॉलिसीज़ नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये तमाम तर जो मसले हैं, जब ये रुकावट बनते हैं तो फिर पाकिस्तान का जो इमेज है वो इंटरनेशनली गलत पोर्ट्रे होता है। और जितने भी सरमायाकार होते हैं वो पाकिस्तान में आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं जब उनको लगता है कि यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत ही नामुसाइद है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक चीज़ है कि अभी जिस तरह से हम सिर्फ सैटेलाइट की बात कर रहे थे, बहुत सी सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन जो हर्डल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, ये सबसे बड़े मसले हैं। इसमें क्या होना चाहिए, सिंपल है कि आप एक वन विंडो ऑपरेशन कर दें जिसमें एक ही तरफ से तमाम तर कंपनियों के इजाज़तनामे मिल जाए और काम शुरू हो जाए, और पाकिस्तान का जो फिर ज़र मुबादला है, तरक्की है, रोज़गार है, उसमें भी हमें मज़ीद मौक़े नज़र आते चले जाएँ। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है और क्या मौक़िफ़ सामने आता है शिज़ा फातिमा साहिबा का। आगे बढ़ते हैं और आपको चीनी की कीमतों के हवाले से कुछ अपडेट्स दे देते हैं, क्योंकि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की अगर बात करूं तो चीनी की नई कीमत मुकर्रर अब कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने चीनी की कीमत का तयन करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रिटेल सतह पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 177 रुपये मुकर्रर की गई है। होलसेल की बात की जाए तो होलसेल सतह पर चीनी की फ़ी किलो कीमत 164 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, और कमिश्नर कराची का कहना है कि 174 मुकर्रर की गई है, यानी कि 174 मुकर्रर की गई है। और कमिश्नर कराची का ये कहना है कि चीनी की नई कीमतों का इत्तलाक अब हो गया है। और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने चीनी के नए निर्ख मुकर्रर करते हुए इसकी जो कीमत है वो 177 रुपये और एक्स मिल पर 169 आप कह लें, ये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। और चीनी की नई कीमत के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने बाकायदा तौर पर अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और दुकानदारों और रिटेलर्स और होलसेलर्स को ये कहा गया है कि वो मुकर्ररा कीमतों पर चीनी फ़रोख्त करने की हिदायत उनको ये जारी की है कि ऐसे ही सेल करें। आपको ये भी याद होगा कि हुकूमत ने अब से 2 माह पहले 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दी थी, और इस हवाले से ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने कई बार टेंडर्स भी जारी किए, लेकिन इस हवाले से कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। और वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने यह भी एतराफ़ किया है खुद कि चीनी की बरामद हो या फिर दरामद हो और बढ़ती हुई कीमतें हों, उसके ऊपर हुकूमत का जो सूरत हाल है वो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, कंट्रोल करने में नाकाम रही है। अब जब हुकूमती लोग खुद जिन ओहदों पर बैठे हैं वो ये बात कर रहे हैं, तो इससे बाद फिर कोई बात नहीं बनती। और जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि होलसेल पर और एक्स मिल पर जो चीनी की कीमत मुकर्रर की गई है, इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो छोटी दुकानें हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पर चीनी 190, 180 और 200 के करीब भी जा रही है, जिसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो चुकी है इससे पहले भी। लेकिन अब जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं, इस पर हुकूमती जितने भी नुमाइंदगान हैं या फिर लोग हैं, वो खुद ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत इसमें थोड़ी सी हमें उसकी नाकामी नज़र आई है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं जापान, क्योंकि जापान से एक बहुत अच्छी खबर है। आप लोग खुद भी हैरान होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत हैरान हुई थी ये स्टोरी पढ़कर, क्योंकि जापान की एक कंपनी ने सेहत की दुनिया में हैरान कुन इजाद मुतारिफ करा दी है। जदीद दौर के स्मार्ट घरों के बाद हमने बहुत सारी इनोवेशंस के हवाले से बात की जो भी जापान में होती हैं। आए रोज़ कभी आप देखें फ़ोन से रिलेटेड हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी की आप चीज़ देख लें, फिर घरों को देख लें, स्मार्ट घर भी उन्होंने बनाए हर तरह के। और अब बारी है स्मार्ट टॉयलेट की। वहाँ पर क्या हुआ कि अब जो टॉयलेट्स होते हैं वो भी स्मार्ट इस तरह से बना दिए गए हैं जो ना सिर्फ आम इस्तेमाल के लिए है, बल्कि इंसानी सेहत की निगरानी का भी एक अनोखा जरिया है। ये इनकलाबी टॉयलेट इस्तेमाल के फ़ौरन बाद फुजले का तज्जिया करता है, उसका एनालिसिस करता है, और उस डेटा की बुनियाद पर आपको जो भी सारिफ होगा उसको रोज़ाना की ज़ाती नोयत की सेहत रिपोर्ट भेजता है। यानी कि कोई ऐप है और ऐप के ज़रिए बताएगा कि वो आपकी हेल्थ कैसी है। यानी अब आपको अपनी बुनियादी सेहत की निगरानी के लिए बार बार डॉक्टर्स के पास जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आपका टॉयलेट ही आपका पहला हेल्थ कंसल्टेंट बन जाएगा। और माहिरीन का ये कहना है कि ये इजाद बीमारियों की बरवक्त निशानदही में मददगार साबित होगा,
ख़ास तौर पर ऐसी पोशीदा बीमारियां जो इब्तदाई मरहले में सामने नहीं आती। मतलब जब वो एक बड़े स्टेज पर बीमारियां चली जाती हैं, तब जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको चेक कराते हैं, तो सूरत हाल काफ़ी बिगड़ी हुई होती है। लेकिन अब क्या होगा कि स्मार्ट टॉयलेट के जरिए ये चीज़ मुमकिन हो जाएगी कि आपको बर वक्त हर चीज़ का पता चल जाएगा। और स्मार्ट टॉयलेट की ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में घरेलू सेहत की देखभाल का नया मयार बनने जा रही है, जो आम इंसान को अपनी सेहत के हवाले से ज़्यादा बाखबर और मोहतात बना देगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ एक फैक्ट भी शेयर कर दूँ। इसमें ये बात भी सामने आई है कि जो जापान है, चाइना है, वहाँ पर 80% जो हाउस होल्ड हैं वहाँ पर ये चीज़ें पहले से यूज़ हो रही हैं। उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जो बाकी दूसरी कंट्रीज़ है उनमें इस तरह की जब इनोवेशंस जाएंगी या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ जाएंगी तो वो लोग कुछ हेजिटेट फील करेंगे। अगर मैं पाकिस्तान की मिसाल ले लूँ तो यहाँ पर भी बहुत सारे मसले होंगे प्राइवेसी से रिलेटेड, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर ये एक चीज़ नहीं होगी, पहले से नहीं आई। लेकिन जहाँ पर ये चीज़ मुतारिफ करा दी गई है वहाँ पर 80% लोग ऑलरेडी इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। तो थोड़ी सी मसाइल भी होंगे प्राइवेसी से रिलेटेड, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो इट इज़ गुड कि आप अपनी सेहत का अंदाज़ा एक ऐप के ज़रिए लगा सकते हैं और आपको अपनी बीमारियों के हवाले से भी पता चल सकता है कि आप बर वक्त किस तरह से अपना इलाज करा सकते हैं। आपकी डाइट चेंज होने वाली है, आपने एक्सरसाइज अच्छी नहीं की, आपने ये खा लिया तो आपको इस तरह का मसला हो गया, उस तरह का मसला हो गया। तो बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आप डॉक्टर्स के पास जाते थे उससे अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आपको एक ज़बरदस्त सी तहकीक बताते हैं जो कि ख़वातीन से रिलेटेड है, और ख़ास तौर पर मैं चाहूँगी कि इस स्टोरी को आपने ज़रूर सुनना है, क्योंकि एक हालिया तहकीक ने सफाई के पेशे से जुड़े अफराद को घरों में बाकायदगी से क्लीनिंग स्प्रे इस्तेमाल करने वालों के लिए तशवीशनाक इंकशाफ किया है। 20 साल पर मुहित एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि ऐसे अफराद के फेफड़ों की कारकर्दगी उन लोगों के मुकाबले में कई तेज़ी से कम होती है जो आप ये कहें कि जितने भी क्लीन स्प्रे होते हैं उसको इस्तेमाल नहीं करते। ये तहकीक नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्गन ने की और इसे अमेरिकन जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी एंड आप ये कहें क्रिटिकल केयर मेडिसिन में शाया किया गया है, एक जरीदा है उसमें। और तहकीक के दौरान 6000 से ज़्यादा अफराद का तवीलुल मुद्दती जायज़ा लिया गया और नताइज हैरान कुन काफ़ी सामने आए, क्योंकि घरों में सफाई करने वाली खवातीन या फिर पेशा वराना तौर पर जो क्लीनिंग का काम करते हैं, लोग भी, मर्द हजरात भी करते हैं, खवातीन भी करती हैं, उनके फेफड़ों को होने वाला नुकसान तकरीबन इतना ज़्यादा था कि आप ये कह लें मिसाल के तौर पर कि 20 साल तक रोज़ाना एक पैकेट आप सिगरेट पीने से जो आपके फेफड़े हैं जिस तरह से मुतासिर होते हैं, इतना ज़्यादा नुकसान था जो लोग स्प्रे इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग वाले। अब माहिरीन के मुताबिक सफाई के दौरान इस्तेमाल होने वाले स्प्रे और केमिकल्स सांस के जरिए बराह रास्त फेफड़ों में दाखिल होकर उन पर मनफी असरात डालते हैं जो वक्त के साथ संगीन मसाइल भी पैदा कर सकते हैं। और रिसर्चर्स ने ये इस बात पर जोर दिया है कि सफाई के दौरान स्प्रे के बेजा इस्तेमाल से गुरेज किया जाए और जहां मुमकिन हो आप कुदरती या कम केमिकल्स वाले मुतबादल अपनाएं ताकि सेहतमंद जिंदगी को यकीनी बनाया जा सके। तो अब आप सोच रहे होंगे ये केमिकल्स क्या है और किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो जब ज़ाहिरा आप कोई भी हार्ड केमिकल्स वाले स्प्रे करते हैं, आप अपने शीशों पर, दरवाज़ों पर, कहीं पर भी, उससे क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में मौलिक रहते हैं और फिर जब आप सांस लेते हैं तो वो आपके मुंह के जरिए अंदर जाते हैं। फिर आपके जितने भी लंग्स फंक्शंस होते हैं, किडनी होती है, वो मुतासिर हो जाते हैं। मुतासिर होने के बाद क्या होता है कि आपके फेफड़े, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, वो काफ़ी मुतासिर होते हैं जिससे आपको बीमारियां लगती हैं। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक आदमी 20 साल तक अगर वो सिगरेट पीता है रोज़ाना तो उसके जिस तरह से फेफड़ों का हाल होगा, आप क्लीनिंग स्प्रे इस्तेमाल करके आपका हाल वैसा होगा। तो बेहतर ये है कि आप इसके लिए सबसे पहले आप पानी का इस्तेमाल करें जो कि कुदरती चीज़ है, उससे ना तो कोई मसला होगा ना इशू होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको आदत है कि आपने केमिकल स्प्रेज होते हैं वो यूज़ करने हैं तो उनके ऊपर जो लेबल्स लगे होते हैं आप उसका मुआयना ज़रूर कर लें कि इसमें कितने हार्ड केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत ने घरेलू सतह पर पाले जाने वाले तोतों के तहफ़्फ़ुज़ और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त की रोकथाम के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले लिया है। और वो ये है कि फौरी तौर पर अब उसको नाफिजुल अमल भी किया जाएगा, क्योंकि महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक बहुत सारी ऐसे तोतों की अकसाम हैं। एलेक्जेंडर राइन होगा, फिर आप ये कहें कि सेल्टी हेडेड या फिर स्लेटी हेडेड या फिर प्लम हेडेड तोते, इस तरह के नाम हैं। बहुत सारी किस्में होती हैं, तोतों की अकसाम होती हैं। तो अब कानून के मुताबिक क्या है कि रजिस्ट्रेशन के दायरे में आएंगे तमाम तोतों की आपको रजिस्ट्रेशन करानी होगी।
हर तोते की रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि घरों में तोते पालने वाले अफराद को लाइसेंस याफ्ता, आप ये कहें कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो लोग आप ये कहें कि जो डीलर्स होते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है, बल्कि जो लोग पेट ऑनर्स होते हैं, जो अपने घर में भी तोते पालते हैं, जैसे मेरे घर में भी तोते हैं, तो हमारे लिए भी अब ये चीज़ लाजमी है कि हमने उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी करवानी है। और नए कानून के तहत तोते अब इस तरह से ये होगा कि उनकी सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं होंगे, बल्कि वो लाइसेंस याफ्ता डीलर से ही खरीदे जा सकेंगे। और इस इकदाम का मकसद क्या है कि नायाब और मकामी नस्लों के तोतों का तहफ़्फ़ुज़ करना, गैर कानूनी स्मगलिंग और खरीदो फरोख्त की हौसला शिकनी करना और परिंदों की अफजाइश को कानूनी दायरे में लाना है। और पंजाब गवर्नमेंट ने खबरदार किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी इस तरह का इकदाम सामने आया था। अब पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव ले लिया है, क्योंकि बहुत सारे तोतों की खरीदो फरोख्त हो रही है, वो बाहर जाते हैं, गैर कानूनी उनकी स्मगलिंग होती है। लेकिन अब ये है कि तोतों को बाकायदा तौर पर उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उनकी एक आइडेंटिटी होगी, आपने लेने भी उन्हीं से ही हैं जिन्होंने बाकायदा उनके पास लाइसेंस याफ्ता होंगे। ऐसे से ही खरीदो फरोख्त हो सकेगी। और फिर जो लोग, मैंने जैसे पहले कहा था कि पेट ऑनर्स होते हैं जो ब्रीडिंग करते हैं, बाकायदा आगे से उनके बच्चों की भी रजिस्ट्रेशन लाजमी हो गई है। और ये एक अच्छा अमल है ताकि हमारे जो अपने मुल्क के परिंदे हैं या फिर वो जिस तरह से उनको गैर कानूनी स्मगल किया जाता है उसकी रोकथाम हो सके। तो ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज, यकीनी तौर पर आपको पसंद होंगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी। और इसके साथ साथ जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं निशा, उस पर आपने अमल भी करना है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।